लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके तीनों शेप और फिर उस पर बेस्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कनकेव टू ओरिजिन डिस्कस करा था। सबको याद हो गया है, सबने होमवर्क कॉपीज में अपने नोट्स को अप टू डेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, आइदर 3 और 4 मार्क्स। एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद टॉपिक को आगे चले गए, जहां एक्सेप्शनल सिचुएशंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 1 मार्कर के लिए कैरी हो सकता है। तो हम लोगों ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 मार्कर के लिए याद करा था। सब एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर ले। Sacri refers to sacrificing rate of others due to additional unit of a commodity produced by the producer। इशिता रिपीट करें, पूरी क्लास रिवाइज करने का काम। Marginal opportunity cost is the sacrificing rate of others due to additional unit of a commodity produced by the producer. 1 नंबर के लिए मैंने कहा था एमसीक्यू में फार्मूला भी टिक करा सकता है, और अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी आ जाए तो लैंग्वेज में स्टार्टिंग में रेशो लगा देना। और जो फार्मूले में लिखा रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग यूनिट ऑफ वाई विद द गेनिंग यूनिट ऑफ एक्स, और वही बात बॉक्स बना के फार्मूले में लिख देना। तो फार्मूला भी आपको पता है, और वो एमसीक्यू में लिखेगा एक फार्मूला सही 3 गलत, और ऑड मैन आउट टिकिंग करा सकता है। तो फार्मूला याद है, मीनिंग सबने बोल दिया। इसके बाद मैंने बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप को जानने के लिए हमने एमओसी के 3 टाइप डिस्कस करे। तीनों की लैंग्वेज आपकी नॉलेज के लिए, सिर्फ इंक्रीजिंग वाली याद करनी है। तो मैंने बताया था एक को पाने के लिए एक को छोड़ना, एमओसी छोड़ने की रफ्तार सेम है, इसे बोलते हैं एमओसी कांस्टेंट। 1 नंबर के लिए कैरी करेगा। एमओसी अगर कांस्टेंट है तो कमनोर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है ग्राफ का? Straight line downward sloping. इसको वो 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछता, चैप्टर ही 5 नंबर का है। तो यहाँ 1 नंबर से ऊपर की लाइन नहीं है, वो या तो ग्राफ बना के टिक कराएगा या स्ट्रेट लाइन की बात बोलेगा, टिक कर देना। ऐसे ही जब भी एमओसी डिमिनिशिंग होगा, सबको याद है अनन्या, एमओसी डिमिनिशिंग इन दैट सिचुएशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी? कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन। सामने डायग्राम नजर आ रहा है, मालूम है आपको कन्वेक्स कैसा है, तो वो शेप बना के टिक करा सकता है, या कन्वेक्स वाली बात बोलेगा टिक कर देना। और जब एमओसी इंक्रीजिंग होगा इन दैट सिचुएशन दिशा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन Concave to origin. कॉनकेव टू ओरिजिन। ये हमने 1 नंबर के लिए डिस्कशन करा। इसके वाई से वर्षा वो डिस्कस कर सकता है। लावण्या बी, क्लियर हो गया था बच्चे? ये यस सर। यहाँ हमने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जामिनर सबसे ज्यादा रिपीट करता है सबसे ज्यादा स्कूलों में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू ओरिजिन एक्सप्लेन फॉर 3 to 4 मार्क्स, या एक्सप्लेन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होता है, तो मार्किंग स्कीम 3 से 4। तो मैंने आपको यहाँ याद कराया था, मीनिंग सबको याद है। डायग्राम शेड्यूल बनाना आ गया। शेड्यूल में मैंने एमओसी की लाइन बताई थी, एक्स्ट्रा लिखनी है, और हाईलाइट कराया था एमओसी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नजर आ रहा है आपको, और फिर पैराग्राफ बोला था। सब एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लें। तो मैंने याद कराया था द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिपेंड अपॉन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच मींस द सैक्रिफाइसिंग रेट ऑफ अदर्स ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसर। MOC या MRT is always increasing. So the shape of production possibility curve concave to origin also reflected by diagram and schedule. दृष्टि क्लियर है बच्चे? गर्वित? Yes, sir. यस सर। इसके बाद मैंने यहाँ अंतिम बात आपकी नॉलेज के लिए, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लें। उसके बाद मैंने डिस्कशन करा था आपकी नॉलेज के लिए तीसरा फीचर पीसी का लिखवाया था, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और ये आपकी नॉलेज के लिए बताया जिसको एग्जामिनर कैरी नहीं करेगा। तो पहली बात, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे ही कोई आप एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हो, हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट यहाँ कर लिया था, पॉइंट ई सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होते ही जैसे एक पॉइंट सेलेक्ट करा, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस विद हाउ मच क्वांटिटी, सामने नजर आ रहा है ई कॉम्बिनेशन 4 यूनिट ऑफ बटर एंड 5 यूनिट ऑफ गन। क्या बनाया जाए? गन एंड बटर विद हाउ मच क्वांटिटी। फिर बताया था हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन याद आ रहा है? कवनूर कैसे पता चल रहा है? फुल एंड कवनूर Efficient use of resources. फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आप कर रहे हो, ये आपका नेचर है। You select as a producer, you have to select any one of the combination exactly on the PPC। बोले तो फुल एंड एफिशिएंट, हिंदुस्तान है तो फुल एंड एफिशिएंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, डिटेल डिस्कशन करा। लावण्या भी क्लियर हो रहा है आपको? फुल एंड एफिशिएंट इंडिया में लेबर इंटेंसिव।
Yes, sir. और अमेरिका में लेबर कैपिटल इंटेंसिव फुल एंड एफिशिएंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आगे चलते हैं जी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस एग्जांपल लेके बताया था, यहाँ पर पॉइंट ई सेलेक्ट करा है तो गुड्स प्रोड्यूस, मेजॉरिटी गुड्स कंज्यूमर के लिए बनाई है तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर। आगे चलते हैं जी। अच्छा टेस्ट चल रहा है जी, लास्ट क्लास में रह गया था, वहीं से खेल आगे चलाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ करना है, सबने करना है। 4 ऑप्शन में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कोशिश करें सबका आंसर ठीक रहे। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट एरिया। प्रैक्टिस के बगैर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए बार बार टेस्टों में डिस्कशन हो रहा है, जल्दी करें। नए बच्चों को भी कोशिश करनी है, पार्टिसिपेट सबने करना है टेस्ट में। जो सही लगे उसको सेलेक्ट करो, चारों क्वेश्चन के बाद सबमिट करो। सिर्फ एक बच्चे का अटेम्प्ट हुआ है 1 मिनट में, 1 मिनट में। ध्यान से करें, जल्दी करें। फिफ्टी 50% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, 2.5 मिनट। नए बच्चों के लिए बोल दूं, पुराने एपिसोड्स बीसीसी ऐप पर अवेलेबल, लिंक सबके पास भेजा गया है। टॉपिक आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, सुनने मात्र से ही याद होने का काम। नोट्स बना लें एज पर द मार्किंग स्कीम। कोई भी नए बच्चे को टॉपिक में प्रॉब्लम हो, डिस्कशन कर सकता है मेरे से। नाइन्टी 90% बच्चों का अटेम्प्ट, कोशिश करें जल्दी से सब बच्चों का सबमिट हो। आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है सेलेक्ट करें और सबमिट करें। फास्ट करें, 10 सेकंड और रखेंगे आपके लिए, और ये समय समाप्त। अब एक बार डिस्कस करता हूं बच्चों, ताकि जो भी एरर्स आपके आ रहे हैं वो आगे ना आए। ये हमारा पहला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में सबने पढ़ा था। 1 नंबर के लिए आए तो 1 लाइन का मीनिंग याद कराया है, सब एक बार याद कर लो, रिवाइज कर लो मेरे साथ। सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विच कैन बी अराइज ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कवनूर बोलें।
Central problems are the basic infrastructural problems of an economy which can be arise due to the scarcity of resources. अब ये 3 से 4 नंबर के लिए आ जाए तो मैंने बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हर घर की समस्या, हर देश की समस्या, हर व्यक्ति की समस्या, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर ये क्वेश्चन मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल प्रॉब्लम के रीजंस मांग ले, रीजन बिहाइंड द सेंट्रल प्रॉब्लम। खबरदार सेंट्रल प्रॉब्लम मत लिखना। अनन्या क्या लिखेंगे? Economic problem. यस, तो बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस। विधि, तीनों रीजन बोलो। नंबर 1, आगे पीछे नहीं बोले ना। विधि याद कराए थे, पहला ह्यूमन वांट्स, Are unlimited. तीनों बोलने हैं। अरे कहाँ गया बच्चा? गर्वित बोलो तीनों। ह्यूमन वांट्स आर, Sir, human wants are unlimited. To satisfy these wants, resources are limited. Problem become more critical when these resources have alternative use. हाँ। थोड़ा सा ये रिवीजन वाला काम हैबिट बनानी है बच्चों। ये ना थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को, जबकि याद है, नोट्स बनाए जा चुके हैं। तो जब भी आप क्लास में बैठे पुराने टॉपिक की रिवीजन करके बैठना है, ताकि मैं कुछ भी कहीं से भी पूछूं आप इमीडिएटली बोल सको, आंसर दे सको। और मैं बीच में टेस्ट भी लेके आ रहा हूँ आपके पास एमसीक्यू के नाम से, तो रिवीजन करोगे सही आंसर टिक होंगे। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, रिवीजन की जरूरत है। तो यहाँ क्वेश्चन सेंट्रल प्रॉब्लम बोले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो कह रहा है ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ऑल प्रॉब्लम्स मे नॉट बी प्रेजेंट एट वन टाइम, मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले अनन्या बताएं। Interdependent. यस, मैंने सबको स्टोरी बताई थी। किसान को अरे 6 एकड़ जमीन है, अमीर है का मतलब थोड़ा ज्यादा जमीन मान लो, गरीब है थोड़ी कम जमीन। उस लिमिटेड जमीन पर वो दुनिया भर की हजारों किस्म की चीजें उगा नहीं सकता, तो उसे सोचना पड़ेगा क्या उगाना है। फैसला करेगा पोटैटो उगाने हैं तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लॉट ऑफ मेथड्स आर देयर to produce the potato. Which method is the most suitable method in the process of production? Again the kind of problem, क्या, how to produce। जैसे ही how to produce solve होगा तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये पोटैटो उगाए किस लिए हैं? आइदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और आइदर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज। और बेचना है तो किसको? इंसानों को। और इंसान भी कौन से? अरे इंसानों को भी 3 भागों में बांटा जा रहा है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। अरे लोअर क्लास बोले तो जिसकी बाइंग पावर 10, 20, 50, 100 रुपए, मिडिल क्लास 500, 600 में खरीद सकते हैं, हायर क्लास लाख, 2 लाख, 50 लाख, 50 करोड़। तो किन के लिए? हेलीकॉप्टर बनाया है, जो करोड़ों की कमाई रखते हैं उनको जाके बेचेंगे, उनके इलाके में शोरूम बनाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है अनन्या? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। Yes, sir. तो भैया ये तीनों प्रॉब्लम्स इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर है। खबरदार कुछ और मत लिख देना। ये एमसीक्यू जब तक वाइडर कंसेप्ट आपके पास, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, टिक नहीं होंगे अच्छे से, कंफ्यूजन हो जाएगी। और कुछ बच्चों ने गलत ऑप्शन टिक करी है, इसकी तैयारी ध्यान से करें। 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में इसी काम के लिए हैं। आने वाले टाइम पर आफ्टर स्कूल की बात कर रहा हूँ, आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज में कहीं पर भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, जॉब पे किसी भी कंपनी में जाना चाहें, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, इस तरह के एमसीक्यू के बगैर आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और वही खेल इन्होंने आपकी तैयारी हो अच्छे से आपके क्लासेस में रखा है। और 45 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर आपका एग्जामिनर आपको नहीं देता है, स्पीड बनानी है। Central problems, how to produce is basically decided to undertake the production with the help of। वो कह रहा है how to produce का मतलब है बहुत सारे मेथड है प्रोडक्शन के, कौन सा मेथड फॉलो करोगे? तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस लावण्या भी। कोशिश तो कर सकते हैं आप, क्या आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए लावण्या? Both capital and labor. कैपिटल एंड लेबर। सबको मालूम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मोर एंड मोर कैपिटल यूज होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर एंड मोर लेबर यूज होती है, ये दोनों मालूम है। और हाउ टू प्रोड्यूस में फैसला करना होता है कौन सी टेक्निक लगाएं। तो मेरा क्वेश्चन अभी कवनूर से है। So how much of the capital and अनन्या, labor each? अनन्या
Both capital and labor. क्या बोला है, दोबारा बोलना। Both capital and labor. अच्छा, गर्वित। Sir, B labor only. ए बच्चे, ये तो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। लावण्या जैन, आंसर बताओ क्या हो आपके अकॉर्डिंग। Sir, both labor and capital. ये मामला गड़बड़ है। मैं थोड़ा डिटेल बोलता हूँ। When producers start the production, there is a need of four factors known as factor of production: land, labor। जब भी इस दुनिया में कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहे, 100 रुपए का प्रोडक्शन के 100 करोड़ का प्रोडक्शन, 4 फैक्टर चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इन चारों को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग पावर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों के चारों फैक्टर लगेंगे, कम या ज्यादा। कम या ज्यादा ये अलग बात है। जब इन चारों फैक्टर्स में से आप लेबर का यूज बहुत ज्यादा करो, लेबर का यूज बहुत ज्यादा करो, क्योंकि आपके देश में आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है, सस्ती है, तो इसे बोल। अरे लेबर ज्यादा यूज करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ इंसानों से, खाली इंसान गुड्स नहीं बना सकता। अरे इंसान जहां बैठ के गुड्स बनाएगा वो लैंड तो चाहिए, पैसा तो चाहिए रॉ मटेरियल को लाने के लिए, वो अलग बात है, कम लगा रहे हो। रिस्क टेकिंग पावर, मालिक तो चाहिए, मालिक के बगैर सारे फैक्टर कैसे अरेंज होंगे, कौन उन्हें ऑर्गेनाइज करेगा, कौन मोटिवेट करेगा लेबर को। तो चारों के चारों फैक्टर चाहिए होते हैं। इन चारों में से लेबर को ज्यादा लगा दो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल को बहुत ज्यादा लगा दो, इन चारों में से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं हो रही। सिर्फ पैसा लगाने से प्रोडक्शन नहीं होता, पैसे के अलावा जमीन तो चाहिए होगी, जिस जमीन पे बैठ के फैक्ट्री लगाओगे। जहां अरे जितनी मर्जी मशीनें खरीद लाओ, कम से कम एक इंसान तो लाओगे बटन दबाने वाला, जो मशीनों को चलाएगा और बंद करेगा। एक मालिक तो लाओगे जो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है। तो चारों फैक्टर चाहिए होते हैं। कम ज्यादा किया जा सकता है, लेबर ज्यादा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब ये नहीं है बाकी फैक्टर जीरो हो गए हैं। कैपिटल ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब ये नहीं है बाकी फैक्टर जीरो हो गए हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में ये फैसला करते हैं कि उसमें, अरे हमने थ्योरी में यूज करा है ना लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, तो वो लेबर और कैपिटल की बात कर रहा है। इसमें ये फैसला होता है कि लेबर और कैपिटल कितनी यूज होगी। लेबर और कैपिटल में लेबर ज्यादा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और ध्यान से सुनना, थोड़ी और डिटेल बता दूं। यहाँ तुम कहोगे बाकी क्यों नहीं बोल रहा, सिर्फ दो की बात क्यों कर रहा है। तो भैया यहाँ लेबर को छोड़कर बाकी तीनों पैसे से आ सकते हैं। कबनूर, मेरी साउंड आ रही है आपके पास? Yes, sir. भैया जिसके पास कैपिटल बोले तो पैसा, जिसके पास जितनी ज्यादा वेल्थ है, जितना ज्यादा पैसा है, वो उतनी जमीन, उतना कैपिटल, उतना ऑर्गेनाइजेशन अरेंज कर लेगा। इन तीनों को यहाँ पर कैपिटल से रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, लेबर। तो कैपिटल ज्यादा लगाओ, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर ज्यादा लगाओ, लेबर इंटेंसिव, लेकिन दोनों के दोनों लगते हैं। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस में फैसला करते हैं कितनी कैपिटल लगेगी, कितनी लेबर, कोई भी जीरो नहीं हो सकता। लावण्या बी, क्लियर है? लावण्या जैन, So, लावण्या जैन yes, sir. Yes, sir. So, हाँ बोलो जी। सर लेकिन हमने तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्वांटिटी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हाउ मच ऑफ कैपिटल एंड लेबर ए बच्चे गड़बड़ हो रही है। अरे बच्चों सारे सुन लो। पहली बात व्हाट टू प्रोड्यूस, अरे दो चीजें हैं पूरी दुनिया में। एक होता है फिनिश गुड्स, जो फैक्ट्री में बनाने के बाद बेच रहे हो, फिनिश गुड्स। वहां फिनिश गुड्स की बात हो रही है, गन एंड बटर की। हे भगवान, ध्यान से सुनो, फिनिश गुड्स की बात हो रही है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाए, गन एंड बटर, और कितनी मात्रा में। यहां वो कह रहा है इस गन और बटर को जो बनाओगे ना, उसके लिए आपको अपने घर से खेत, अरे खेत बोले, अरे अनन्या खेत समझ में आता है, एग्जाम्पल ऑफ लैंड लाना पड़ेगा। यस सर। लेबर लानी पड़ेगी, घर में नहीं है, बाहर से अरेंज करो। पैसा लगाना पड़ेगा बीजों के नाम से। अरे बीज, सीड समझ में आता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेन्योर्स, और रिस्क टेकिंग पावर। कल को फसल खराब हो गई तो ये क्या है, इनपुट्स हैं, इनपुट्स। ये फिनिश गुड्स नहीं है, इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर ज्यादा यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, गन एंड बटर के प्रोडक्शन के लिए। कैपिटल ज्यादा यूज करोगे, कैपिटल इंटेंस, मशीनों का यूज ज्यादा करोगे खेती करने के लिए। अनन्या, यस सर। इसे बोलते हैं फैक्टर इनपुट
ये फिनिश गुड्स नहीं है, खिचड़ी मत बना देना चीजों की। अनन्या क्लियर है? यस सर। भैया ये डिस्कशन क्लास में ही हो सकता है, कहीं बुक से क्लियर नहीं होगा। तो कोई भी इस तरह की कंफ्यूजन, सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट बढ़िया होगा, पूछना जरूरी है। तो भैया इस दुनिया में दो तरह की चीजें, एक फैक्ट्री में यूज करना फैक्टर इनपुट्स, और दूसरा होता है फिनिश गुड्स जिसे कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे जी। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कशन इसलिए कि इस तरह के सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जैसा दोबारा आए तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो सके। एज वन मूव ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके लिए मैं एक बार सामने डायग्राम रख रहा हूं आपके लिए। सब याद कर चुके हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फीचर याद कर चुके हो। ये मैंने पीपीसी ब्लू कलर से बना दिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो कह रहा है मार्जिनल रेट एज वन मूव अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और एक आदमी मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ए से बी से सी, सी से डी। तो बताओ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा क्वेश्चन हंसिका से है। हंसिका आंसर चाहिए मुझे, ऑप्शन सामने लिखे हैं। हंसिका, गर्वित, जल्दी जल्दी बोलना है। चहक बोलेगी, अरे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वही कर दो। अरे छोटे छोटे बच्चे, डिक्रीज अप टू सर डिक्रीज अप क्या बोला है? बोलो तो सही। चहक, अरे कहाँ गया बच्चा? सर डिक्रीज अप टू अ पॉइंट डिक्रीज अप टू पॉइंट, फिर रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। अच्छा, और किसी से पूछते हैं। आर्यमान आप बोल पाओगे? आर्यमान, दृष्टि, गर्वित, जल्दी जल्दी बोलो जो आपको लगता है। सर ए भैया मैं ना बहुत डिटेल में चीज़ों को करा रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ, लैंग्वेज के साथ। एमसीक्यू बिना बढ़िया तैयारी के नहीं होगा। एक एक बच्चे को आंसर मालूम है और उसके बाद गलत बोल रहे हो, पाप लगेगा। कवनूर आंसर। अरे कहाँ गया सर बच्चा? मैंने तो डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली किया है। सर मैं बताऊं? अनन्या बोलो। इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। यस यस, ये तैयारी एक एक बच्चे को मालूम है। पैराग्राफ याद करा दिया, नोट्स बनवा दिए। हर बार आपको लैंग्वेज का डिस्कशन कर रहा हूं और अभी भी क्लास की स्टार्टिंग वहीं से शुरू करी है। सबको लैंग्वेज याद हो चुकी है भैया, उसको यूज करना है एग्जाम में, पेपर में। माइक्रो से हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। रट्टा मारा हुआ पूछने वाला नहीं है वो। लीना बात समझ में आ रही है? लीना, Yes, sir. अब समझ लो इंक्रीजिंग क्यों। सबको मालूम है, मैं याद करा रहा हूं कि क्यों। सबने याद करा पीपीसी की शेप कैसी होती है। अरे पीपीसी की शेप चहक बताएगी। चहक, पीपीसी की शेप कैसी होती है? So मैं बताऊं? अरे चहक कहाँ गई? अरे अभी तो याद कराया है। गर्वित, कनकेव टू concave to origin. सबको मालूम है पीपीसी कनकेव टू ओरिजिन, विद रीजन समझा चुका हूं। अब कनकेव, पीपीसी होता ही कनकेव है, उसका कारण बताया था। शेप और कनकेव किस पर डिपेंड करता है? एमओसी पर या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर। और देखो ध्यान से, पॉइंट ए से वो कह रहा है पीपीसी पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले जाओ, पॉइंट बी से सी पर चले जाओ, सी से डी पर चलेगा, यही तो बोल रहा है। आप मूव कर रहे हो, मूवमेंट अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप ए से बी पर जा रहे हो, सी पर जा रहे हो, डी पर जा रहे हो। बताओ एमआरटी। अरे पॉइंट चेंज हो रहा है, मैंने टेबल बना दी, आपकी टेबल बना दी एमओसी को लेकर। पीपीसी में शेप बना दिया। एमआरटी क्या होता है? अनन्या बोलना चाह रही है। एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ इज ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सबको मालूम है, मैंने बताया एज ए स्टूडेंट, पहले 50 नंबर के लिए जितनी तैयारी करोगे, अगले 50 के लिए उससे ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। प्रोड्यूसर की नेचर है, एमआरटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये बदला नहीं जा सकता एक कॉम्बिनेशन से। अरे टेबल देख लो भैया, अरे याद आ रहा है? टेबल माइंड में सोच लो। टेबल में एमआरटी लगातार बढ़ रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, बी से सी पर, कॉम्बिनेशन बना रखी है मैंने। अरे एमआरटी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? कवनूर, यस सर। अरे क्या तुम तुक्के मारते हो पेंसिल रख के और उसको जमीन पे जहाँ गिरेगी आंसर? ऐसे थोड़ा ना होता है। कवनूर, याद है कि नहीं है एमआरटी इंक्रीजिंग?
याद है सर। तो फिर कहाँ नुकसान कर रहे हो? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक नंबर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है बिना तैयारी के। हर सब्जेक्ट में 20 नंबर उसी पर भेजने हैं। क्लियर है बच्चे? करें आगे? यस सर। चैग ने तो क्या खेल बोला है जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो बोल रहा है, अरे वो बोल रहा है एमआरटी, एमआरटी पहले घटता है। अरे एमआरटी घटता है, अरे एमआरटी घटेगा तो शेप बताओ। कवनूर, एमआरटी घटता है तो शेप बताओ। अरे बताते ही नहीं। एमआरटी जब घट रहा होता है तो शेप क्या होती कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है? ओरिजिन। तो देखो ये कन्वेक्स। फिर वो कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। फिर वो कह रहा है कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव टू। तो भैया ये एक ऐसी शेप होती है क्या? पहले ऐसे फिर ऐसे। अरे पहले ऐसे फिर स्ट्रेट लाइन है और फिर वो कह रहा है ऐसे। ऐसा कौन सा डायग्राम हमने बना लिया? खवनूर बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है घट भी रहा है, यस सर। कांस्टेंट भी है, इंक्रीजिंग भी है। ऐसी शेप तो होती नहीं है। चेक, जागते रहो। अरे भैया नींद में आंसर मत बोला करो, थोड़ा लॉजिक फिट करो। मैंने कारण के साथ बातें बताई हैं, सिर्फ लैंग्वेज याद नहीं कराई है। नुकसान का काम मत करो। 11th में पास फेल की बात करोगे तो भैया 12th बिगड़ जाएगा। और 11th की तैयारी 100 नंबर के लिए करोगे तो 12th का टारगेट 100 का अचीव होगा। आपके ये सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू है इन द 12th क्लास। आगे चलेंगे। कराया हुआ गड़बड़ ना करो ना बच्चों। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूछूंगा जी, पूछूंगा। लीना आंसर क्या है? वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई सही बोलेगा। भैया C can shift downwards only. मैंने देखो अभी अभी आपके बोलने से पहले ही बताया है कि मुझे लगता नहीं है कहीं से जवाब आएगा। टीचर को मालूम है कहाँ मिस्टेक है, वही क्वेश्चन बनाएगा वो। और लैंग्वेज बदलेगा हर बार हर स्कूल में। टॉपिक यही है। इशिता आप बोलो। Sir, C. मैंने बचपन में कहानियां सारी सुनाई है आपको। अरे बचपन का मतलब आपकी क्लास की बात कर रहा हूँ, पुरानी क्लासेस में जो गुजर चुका है। कहानी मैंने बताई है, एग्जाम्पल डिस्कस करे हैं। अनन्या से पूछता हूँ फाइनली, फिर उसके बाद बताऊंगा। अनन्या। कैन नॉट शिफ्ट एट ऑल। ए भाई, ए बच्चे, ए बच्चे, सर बी होगा। तुम ना जो रह गया वो भी बोल दो तो मैं बोल दूंगा यस। अरे क्या अक्कड़ बक्कड़ का खेल चल रहा है? सुन लो, आंसर डमरू है। आंसर डमरू। समझाता हूं। एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल सिचुएशन। सामने डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर होगा जी। यहाँ एक्स एक्सिस एक्स वस, अरे कॉमोडिटी एक्स मान लो कि बटर मान लो। यहाँ कॉमोडिटी वाई मान लो कि गन मान लो, जो आप लिखना चाहो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ध्यान से समझना जी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, याद रखना मैं जितनी भी थ्योरीज करा रहा हूँ माइक्रो में, थ्योरीज सारी की सारी अजम्पशन पर बेस्ड हैं, अजम्पशन पर बेस्ड हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। 100 में से या 10 लोगों में से 8 लोग, मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जिस बात को मान ले उसे हम नियम कहते हैं। ये आपकी साइंस नहीं है। ध्यान से सुनना, पूरी क्लास को बोल रहा हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। 11th 12th कॉलेज मास्टर हर जगह यूनिवर्सल बात है, साइंस नहीं है ये। का मतलब साइंस में हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, हमेशा, हमेशा का मतलब 100% सक्सेस रेट है। हमेशा पानी बनेगा। कोई भी एक बार, 100 बार कोशिश करोगे 100 बार यही रिजल्ट मिलेगा, एक बार भी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में 10 बार ट्राई करो, उसमें से या 10 लोगों पे ट्राई करो, 8 लोग उस बात को मान जाएं। 8 का मतलब 8 नहीं होता। 8 का मतलब मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी। 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए। कमनूर समझ में आता है? 8 का मतलब 8 नहीं बोल रहा। यस सर। 10 में से 7 8 लोग उस बात को मान जाएं, उससे बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, उसे हम नियम बोल देते हैं, नियम बोल देते हैं, लॉ बोल देते हैं। यानी 1 या 2 लोग जो उस बात को नहीं मान रहे उसे बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं कवनूर? एक्सेप्शन। तो नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब 10 में से 8 एग्जांपल्स, 100 में से
80 एग्जाम्पल, 80 का मतलब 70 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, कि ज्यादातर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही होता है जो सामने बनाया है। और ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, अरे पॉइंट पॉइंट मूव, ध्यान से सुनना, मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मूवमेंट का मतलब है आप पीपीसी पर ही पॉइंट खिसका रहे हैं, ऊपर या नीचे, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, या डी से सी पर। इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शब्द याद रखना, मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मूवमेंट में पॉइंट उसी कर्व पर आगे पीछे जा रहा है। सब टेक्निकल लेवल को समझ लो। मूवमेंट की बात करेगा तो कर्व रिमेनिंग द सेम, सिर्फ पॉइंट मूव होगा। पिछले क्वेश्चन में यूज करा था मूवमेंट, कर्व रिमेनिंग द सेम, पॉइंट मूव हो रहा है, ए से बी से सी से डी से ई। ये बात समझ में आई? नॉर्मली ऐसा ही होता है 10 में से 8 सिचुएशन में। अनन्या, कवनूर, बात समझ में आई? Yes, sir. लेकिन वो जो दो बातें मैंने कहा है, 8 बार ऐसा ही होगा, यानी 2 बार नहीं होगा, एक्सेप्शनल सिचुएशन, वो अब बोलता हूं। याद रखना, मूवमेंट में फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। आप उस लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो, रिफ्लेक्शन ऑफ फुल एंड एफिशिएंट। नॉर्मली आपकी नेचर है एज ए इंसान, ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन तुम पलटी मारते हो। मैंने तुम्हें बचपन में कहानी सुनाई थी। क्या कहानी? ध्यान से सुनना। पढ़ाई के मामले में हमेशा मैंने नया पॉइंट बनाया है, यहाँ नया पॉइंट बनाया है और उसको नाम लिखा है ई। पढ़ाई के मामले में तुम हमेशा ई पर रहते हो। अरे अच्छे बच्चे का ई पॉइंट यहाँ होगा कहीं, और जो जितना नालायक है उतना पीछे, और जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता वो यहाँ 0 पर। अरे अनन्या, कवनूर, समझ में आ रहा है? ई पॉइंट, Yes, sir. Yes, sir. ई पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर नहीं है, उसके अंदर है। पढ़ाई के मामले में हमेशा ऐसे हो। अगर आप अपने रिसोर्सेज का पुराने किसी भी साल में फुल एंड एफिशिएंट, नेचर है आपकी फुल एंड एफिशिएंट, लेकिन पढ़ाई में आप कभी करते ही नहीं हो फुल एंड एफिशिएंट। फुल एंड एफिशिएंट का मतलब 100 नंबर होते हैं। 100 नंबर आते ही कहाँ हैं तुम्हारे? मैं एग्रीगेट बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट में ले आते हो। किसी में 5 करते हैं, किसी में 10, और कुछ बच्चे तो पढ़ाई 50 नंबर के लिए करते हैं। वो अलग बात है, 10वीं के बोर्ड में ज्यादा पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन फिर भी ई पॉइंट। लेकिन ये ई पढ़ाई के मामले में ई पॉइंट पर रहते हो। खाने के मामले में, अरे कवनूर, समझ में आता है? खाना पीना एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार होता ही है सबका, सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। कवनूर, Yes, sir. खाने के मामले में आपकी मनपसंद चीज बनी है, रोज 3 बार खाना खाना है, तो फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एग्जांपल है ऑन द पीपीसी का। खाने पीने का एग्जांपल ऑन द पीपीसी। पढ़ाई का एग्जांपल ई पॉइंट। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, घर वाले रोज समझाते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़ लो। टीचर्स ट्यूशन में, स्कूलों में समझाता है पढ़ लो, फुल एंड एफिशिएंट। आपकी हैबिट है, खबरदार पीछे मत जाना, और तुम कहते हो छोड़ो ना। पढ़ाई के मामले में, खाने के मामले में ऑन द पीपीसी। अच्छा, अब बात करता हूँ खेलना। अरे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लूंगा बढ़िया सा। अरे मोबाइल पे गेम वेम वगैरह तो खेलते होगे ना, शौक है, अब घर से बाहर निकल नहीं सकते, कोरोना काल है। अरे एक आधा गेम वेम बता दो। गर्वित फ्री फायर है जी नाम? अरे कोई बढ़िया गेम। Sir, उसने Free Fire बैटल बोला। ग्राउंड। अच्छा कवनूर, आप बोलना कोई ऐसा गेम जिसमें माता खाना भूल जाते हो, पढ़ना भूल जाते हो, घर वाले बोल रहे हैं टीवी देख लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, कोई होश नहीं रहती, खेल रहे हैं, दिन का पता नहीं चलता, रात का पता नहीं चलता। Sir, Among Us. तो अरे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि किसी चीज में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस के अंदर, गेमिंग के अंदर, तो भैया वहां पर आप बियॉन्ड द कैपेसिटी काम करते हो, बियॉन्ड द कैपेसिटी। खाने का टाइम हो रहा है, सामने आपके पसंद की चीज रखी है, लेकिन हाथ में मोबाइल है और सबसे बढ़िया आपका गेम चल रहा है, तो भैया कौन सा खाना, कैसा खाना? आपके सामने से 70, अरे 7 फुट, ध्यान से, अरे एग्जांपल ले रहा हूं, 7 फुट 100 किलो की माताजी निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। सामने हाफ एन आवर का इतना बढ़िया सीरियल खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप सामने रूम में बैठे हो, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको होश ही नहीं है, ना टाइम का, ना खाने का, ना टीवी का। ये क्या है? बियॉन्ड द कैपेसिटी। दिन बदल जाए, रात बदल जाए, और आप खेले जा रहे हो। अरे बात समझ में आती है कवनूर को? Yes, sir. तो किसी चीज में आप बियॉन्ड द कैपेसिटी चले जाते हो, इसे बोलते हैं
ओवर एंड अबव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसा किसी किसी फील्ड में पर्सन टू पर्सन ऐसा होता है। अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट जब कभी आप इस ऑन द लाइन से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हो तो इसे बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाहर की ओर मूव कर जाते हो, इसे बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों ऐसा कभी कभी होता है, नॉर्मल घटना नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है, अरे यहाँ चारों की चारों लाइनों में बात हो रही है, क्या शिफ्ट हो सकता है? शिफ्टिंग की बात हो रही है। तो शिफ्ट ऊपर भी हो सकता है, वो अलग बात है, 100 में से एक ही एग्जांपल है। नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, वो अलग बात है, एक ही एग्जांपल है पढ़ाई का, एक ही एग्जांपल है पढ़ाई का। तो शिफ्ट हो सकता है, एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो कैन शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अनन्या को क्लियर हो गया? कवनूर? यस सर। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट बात, आगे चलेंगे। मैंने जो शब्द बताया एक बार दोबारा बोलूंगा, वो कभी भी बात करें शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्टिंग टेक्निकल लेवल है, हर चैप्टर में आएगा। शिफ्टिंग का मतलब पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है, आइदर द अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन वो बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट हर चैप्टर में शब्द आएगा। मूवमेंट में क्या होता है? कर्व रिमेनिंग द सेम, ओनली द कॉम्बिनेशन मूव आइदर राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड और लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। अनन्या बात समझ में आ रही है? टेक्निकल लेवल। यस सर। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसका चर्चा करूंगा। एक नंबर के लिए ही आती है पेपर में, यहाँ हम डिटेल पर नहीं जाएंगे। एक नंबर के लिए एमसीक्यू मीनिंग डिस्कशन कर सकता है एग्जामिनर, नॉर्मली एमसीक्यू आता है। तो शुरू करें। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, टॉपिक क्या है? शिफ्टिंग का। और इसे मैंने ऊपर हेडिंग बनाई है चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी दो प्रकार का है। पहला शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब समझ लो, मैंने लाइन बना दी। अच्छा सारे बच्चे याद रखना, ये जो लाइन है ये नॉर्मल जो मैंने पीपीसी बनाया, अब इसको जब भी मैं शिफ्ट करूंगा याद रखना हमेशा डॉटेड लाइन बनाना। ये जो मैंने लाइन बनाई है डॉटेड, इसका मतलब है नीले कलर वाली। अरे आप तो पेपर में कलर चेंज नहीं कर सकते, पेंसिल से बना रहे हो पेंसिल से ही बनाना है, तो कलरफुल पेंसिल नहीं लेके जानी, बस आपको डॉटेड बनाना है। डॉटेड का मतलब है ये बाद वाली है और ये ओरिजिनल है। लावण्या ये बात समझ में आ गई? बाद वाली को डॉटेड से रिफ्लेक्ट करना है। लावण्या, दोनों बच्चों से बोल रहा हूं। यस सर। तो ये बाद वाली लाइन है, ये शिफ्टिंग है अपवर्ड और ये शिफ्टिंग है डाउनवर्ड। तो जो आप ओरिजिनल है वो नॉर्मल बनाओगे और जो बाद वाली है उसे आप डॉटेड से रिफ्लेक्ट करोगे। तो ये टॉपिक जो मैंने डायग्राम का बनाया है, जिसमें पीपीसी शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, इट इज नोन एज शिफ्ट इन पीपीसी। अरे टॉपिक क्लियर हो रहा है? शिफ्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कर पूरा का पूरा आगे की ओर खिसक रहा है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। मैंने देखो नीचे पार्टीशन लिख दिया है, राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। अरे क्लियर है अनन्या? यस सर। रोटेशन का मतलब क्या? रोटेशन का मतलब क्या? अरे नीचे एक्स है ऊपर वाई है। रोटेशन का मतलब है एक कॉमोडिटी एज इट इज है, दूसरी तरफ वाई पर अरे डॉटेड लाइन बनाई है, ये या तो वाई बढ़ गया है या वाई घट गया है। अरे वाई बढ़ गया है या घट गया है लेकिन एक्स रिमेनिंग द सेम, इसे बोलते हैं रोटेशन, इसे बोलते हैं रोटेशन। डायग्राम बनाया है, ये रोटेशन कहां पर चल रहा है? वाई एक्सिस पर। और इसी का रिवर्स अगर मैं बना दूं ये, तो ये रोटेशन कहां पर चल रहा है अनन्या? रोटेशन डाउनवर्ड। ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर है बच्चे? तो ये शब्द आपको समझना है ताकि आप एमसीक्यू में टिक कर सको। रोटेशन में एक्स एक्सिस का पॉइंट मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस का पॉइंट मूव कर रहा है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। रोटेशन ऑन वाई एक्सिस में वाई एक्सिस का पॉइंट मूव कर रहा है, अरे शिफ्टिंग कर रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन दूसरा एक्सिस सेम है, कांस्टेंट है। ये क्लियर हो रहा है कवनूर? डिस्कशन करूं? Yes, sir. इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। या तो एग्जामिनर डायग्राम बना के टिक कराएगा या इसकी लैंग्वेज टिक कराएगा, जो मैं आपको याद करा रहा हूं। एक नंबर से ज्यादा का एरिया नहीं है। सामने नजर आ रहा है शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना। शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शिफ्टिंग आपको समझ में आ चुका है, लैंग्वेज में बता चुका हूं। ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो डॉटेड लाइन मैंने ऊपर की तरफ बना दी है, अरे ऊपर की तरफ बना दी है डॉटेड लाइन, इसे हम क्या बोल रहे हैं?
ऊपर वाली लाइन को, राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस जो लाइन ऊपर शिफ्ट हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन किस वजह से ऐसा होता है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अरे खेल के मामले में आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हो, भूख लग रही हो वो नजरअंदाज कर देते हो। अरे ऐसे समझो, पैशन है आपका क्रिकेट, क्रिकेट पैशन है आपका, तो ऐसी कंडीशन में आप कैच करते हुए गिर गए हो, पैर में चोट लग गई है, लेकिन आपका पैशन है तो आप इग्नोर कर जाते हो। कौन सी चोट, कैसी चोट, कौन सी भूख, कैसी भूख, खेल रहे हो, खेल रहे हो और खेल रहे हो। पैशन होता है तो बियॉन्ड द कैपेसिटी, शरीर में चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, फिर भी वो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, उसे एहसास ही नहीं है चोट लगी है। और जैसे ही मैच खत्म होता है तो पता चलता है अच्छा चोट भी लगी है, अच्छा खून भी बह रहा है, अच्छा पट्टी भी करानी है। कवनूर बात समझ में आ रही है? शौक की बात है ना। Yes, sir. तो इसे क्या बोल रहे हैं? व्हेन द प्रोडक्शन, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, तो इसे क्या बोला है? बता दिया, राइट वर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, एक्सेप्शनल सिचुएशन है। ये क्या बताया? रिसोर्स, आपकी कैपेसिटी एनहांस हो जाती है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का रिवर्स बोल रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नॉर्मली जैसा होता है बना दिया मैंने, लेकिन ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग को आप याद कर चुके हो। और एक्सेप्शनल सिचुएशन किस वजह से होती है? जब आप रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करते, लिखा हुआ है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनन्या याद हो गया? when there is a leftward shift in production possibility curve, it is known as underutilization of resources. When there is a rightward shift in production possibility curve, it is known as growth of resources. Clear हो गया अनन्या? Yes, sir. मैं टेस्ट बनाने वाला हूँ, पूछूंगा राइटवर्ड शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं। ऑप्शन होगी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो चेंज, नन ऑफ दीज। अरे क्लियर है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज टिक होगा। लावण्या क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही मैं पूछ लूं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग को क्या बोलेंगे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इतनी बात क्लियर है? आगे चलूं अनन्या? Yes, sir. अरे एग्जामिनर एक नंबर में सिर्फ डायग्राम बना देगा ऐसे और बोल देगा इस डायग्राम को क्या बोलते हैं। अरे ऊपर वाला जो बाद वाला चेंज है आपको टिक करना होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को। अरे एक ही बात बनाएगा वो नीचे वाली बना देगा, बोल देगा इसे क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन। क्लियर है बच्चे? कवनूर क्लियर हो गया था? Sir, leftward shifting और rightward shifting नहीं लिखना है इसमें। आपको यहाँ लिख, देखो स्क्रीनशॉट ले लो और डायग्राम बना के एक नंबर के लिए बस बातें लिखनी है, लैंग्वेज आती नहीं है यहाँ पर कुछ लिखने के लिए। एमसीक्यू में यूज होगा, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जर्नल फिनोमिना नहीं है, तो एक नंबर से ऊपर कैरी नहीं करेगा, डायग्राम बना के टिक करा देगा, उसकी लैंग्वेज टिक करा देगा। राइटवर्ड शिफ्टिंग को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग को बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनन्या बात क्लियर हो गई है? Yes, sir. किसी का स्क्रीनशॉट रह गया है तो वो जल्दी से ले लो, मैं आगे चल रहा हूँ, अगली स्लाइड। अनन्या चले? Yes, sir. अब मैं आपको जो बता चुका हूं उसको आप रिवाइज करो। राइटवर्ड शिफ्टिंग, भैया राइटवर्ड शिफ्टिंग को क्या बताया था मैंने? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज डायग्राम सबके माइंड में है, ये डायग्राम मैंने बना दिया ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का। इसे राइटवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बोलते हैं? अब वो पूछ ले इसके कारण, अरे इसके कारण पूछ ले तो दो बातें याद कर लो आप, इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये दो, अरे वो रीजन एमसीक्यू में मांग ले, लैंग्वेज में मांग ले एक नंबर के लिए, तो सबको बस ये दो बातें याद करनी है, राइटवर्ड शिफ्टिंग का रीजन या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का रीजन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन रिसोर्सेज। मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। आपके देश में, अरे आपको जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूं पूरी क्लास से। श्रीकांत बैठा हुआ है क्या क्लास में? श्रीकांत, पूरी क्लास ट्राई करना। हिंदुस्तान में ऑयल को जमीन के अंदर से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, तो हिंदुस्तान की पहली ऑयल रिफाइनरी कहां लगी? स्टेट का नाम बता दो या जगह का नाम बता दो, पूरी क्लास। अनन्या मेरी बात समझ में आती है मैंने क्या पूछा है? Yes, sir. हिंदुस्तान में पहली बार ऑयल एक्सप्लोर कहां करा था हमने? स्टेट का नाम बता दो। अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है, अंग्रेजों ने ऑयल एक्सप्लोर करा था उस जमाने में। जगह का नाम है डिगबोए। स्टेट का नाम बता सकता है कोई? खबरदार सर, असम। यस, कवनूर को याद आ गया बचपन। अरे बचपन की बात याद आ रही है, 9th में मैंने डिस्कस करा था या पहले से ही पता है?
सर पता है। तो डिग बोए में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी, ध्यान से सुनना, मैं बात बताना जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में मान लो टोटल 10 ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिससे हम ये हमारा ऑन द पीपीसी है। अचानक हमें गुजरात में पता चला जमीन में से या समुद्र में से कि नया एक्सप्लोर हो गया ऑयल, कि हमें नया भंडार पता चल गया। जैसे ही हमारे को पता चला वैसे ही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हमें आज से पहले जो नहीं पता है अचानक आज पता चल जाए कि जमीन के अंदर इतना सोना है, तो भैया ये क्या है, हमारे देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ पहले थी नहीं, वो पहले में पता नहीं थी, अब हमें पता चल गई है, जिसकी वजह से हम पहले से अमीर हो गए हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो गई है। अनन्या, बात समझ में आ गई है? इंक्रीज इन रिसोर्सेज का मतलब जादू नहीं हो रहा है, था Yes. वो पहले से, बट हमें पता ही नहीं था। पता चलते ही हम उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे ना, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई रिसोर्सेज की, राइटवर्ड शिफ्टिंग। बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। 10-20 सालों में अचानक पता चलता है कि यहाँ खजाना मिला है, यहाँ ऑयल का एक्सप्लोरेशन पता चला है, तो हमारी कैपेसिटी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। नॉर्मल घटना नहीं है। अनन्या, क्लियर है? Yes. ऐसे ही इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज आप अपनी फैक्ट्रियों में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अचानक अचानक साल 2 साल 5 साल बाद नई मशीनें आ गई, नया टेक्नोलॉजी आ गया। जिस दिन आएगा उसी दिन प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी पूरे देश की, और हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये हर रोज टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही है, कभी कभी होती है। जिस दिन होगी पीपीसी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। कवनूर, क्लियर है? यस सर। तो बच्चों ये पेपर में 1 नंबर के लिए वो टिक कराएगा। राइटवर्ड शिफ्टिंग को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। इसके 2 कारण याद कर लो, आइदर देयर इज ए इंक्रीज इन द रिसोर्सेस और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कभी कभी ऐसा होता है, जनरल सिचुएशन नहीं है, जब भी ऐसा होगा 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होता ही है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आगे चलूंगा। ईशिता, ये क्लियर है? Yes, sir. सब बच्चे जितना मैंने अब तक बताया है, एग्जामिनर कोई एग्जाम्पल लिखेगा और बताए पूछेगा कि आप पीपीसी कर्व पर ही रहोगे, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, लेफ्टवर्ड होगी, या ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको? सामने देखें एग्जाम्पल्स। पहले 2 सबको पता चल चुके हैं, इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्टिंग, इंप्रूवमेंट में राइटवर्ड शिफ्टिंग। वो पेपर में कोई सरकार की पॉलिसी लेगा। अरे अनन्या, आपने सुना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? Yes, sir. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा लड़कियों को मारा जाता है बचपन में ही, पैदा होने से पहले। मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes, sir. मारा जाता है। और मजे की बात है, सबसे ज्यादा जिस स्टेट में मारा जाता है हरियाणा है। नॉलेज बता रहा हूं आपकी मैं। अरे क्लियर है? हर स्टेट में। और सरकार इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी अनाउंस कर चुकी है हिंदुस्तान में। अरे आजकल जो गवर्नमेंट चल रही है उसी की पॉलिसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सरकारी ऐसी कोई पॉलिसी लिखे, पब्लिक स्कूल में आता है ऐसा, कोई पॉलिसी लिखेगी जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, और कहेगी इस पॉलिसी से पीपीसी कर्व में क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। जल्दी बताओ क्या होगा अनन्या? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो क्वेश्चन। अरे सबको पॉलिसी सबको मालूम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं मालूम Yes. तो मैंने बताया है, हिंदुस्तान में बच्चियों को मारा जाता है, तो ऐसा करना सही नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी सफ़र करती है, तो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, एजुकेटेड बनाओ, 4 दीवारों में बंद मत रख। देखो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, पहली बात तो मार देते हैं, और बचा के रखते हैं तो छोटी उम्र में शादी कर देते हैं कि जाओ, और फिर डिपेंड ऑन द, अरे समझ गए अनन्या? यस सर, यस सर। और फिर चौका चूल्हा। तो वो समाज में कहा जा रहा है पढ़ाओ लिखाओ, और अरे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, सरकार की पॉलिसी है, तो सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पॉलिसी का नाम देगा वो, ऐसी कोई पॉलिसी, और कहेगा पीपीसी कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पीपीसी कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें क्या होगा? अरे बस ये टिक करना होगा, पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि कंट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस। अरे देश में जब बेटियों को बचाएंगे और पढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी। अरे देश में अभी आधे लोग ही प्रोडक्शन, अरे मान लो देश में 50% मेल है 50% फीमेल है, मेल लोग काम कर रहे हैं, फीमेल को हम घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते।
नॉर्मली अरे अनन्या बात समझ में आ रही है? नॉर्मल बात कर रहा हूँ, शहरों में बात Yes, बदल चुकी है। तो भैया ये क्या मतलब देश की आधी कैपेसिटी को तुमने प्रोडक्शन कैपेसिटी से बाहर निकाल दिया? तो वो कह रहे बेटी को पहले बचाओ फिर पढ़ाओ, और उसको फैक्ट्रियों में, यूनिट्स में, और कंधे से कंधा मिला के वुमेन एम्पावरमेंट, अर्निंग कैपेसिटी, नेशनल इनकम। तो ये क्या है? राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कवनूर बात समझ में आ रही है? Yes, sir. पेपर वाला ना कोई सरकार की पॉलिसी लिखेगा और कहेगा इसका इफेक्ट बताओ पीपीसी पर, एक नंबर का टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन नहीं आती। तो ये मालूम होना चाहिए कोई भी पॉलिसी। मेक इन इंडिया पता है आपको भारत सरकार की पॉलिसी चल रही है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने की तैयारी हो रही है। अनन्या, yes, sir. आत्मनिर्भर देश बनाने की बात हो रही है। हम दुनिया भर की चीजों के लिए डिपेंड हैं दूसरी कंट्रियों के ऊपर, सरकार कह रही है खुद बनाओ। और जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है सरकार, उसके लिए दुनिया भर की स्कीमें लगा रखी है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दुनिया भर का फंड सरकार देने के लिए तैयार है। सरकार को प्रपोजल क्लियर होना चाहिए बस। तो इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो रही है एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी सरकार पॉलिसी लेके आती है। अरे क्लियर है अनन्या? राइटवर्ड शिफ्टिंग। Yes, sir. अरे हिंदुस्तान में योग, अरे पूरी दुनिया में योगा डे मनाने का काम हिंदुस्तान से शुरू हुआ है। हिंदुस्तान के कहने से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे। अरे मालूम है नहीं मालूम है आपको? Yes, sir. अब ये समझो, योगा बोले तो एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो मेंटल ग्रोथ बढ़ेगी, बेटर होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ। Sir, better होगी। जब फिजिकल फिटनेस बढ़िया होगी तो कैपेसिटी टू डू द वर्क ज्यादा हो जाएगा। वो व्यक्ति फैक्ट्री में 10 यूनिट बना रहा है तो 15 बनाएगा। पूरा देश 10 लाख रुपए का प्रोडक्शन करता है तो 50 लाख का करेगा, क्योंकि जितनी फिजिकल, अरे योगा से फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, स्टेट ऑफ माइंड बेटर होता है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो जाती है। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होने की बात हो रही है। ये सरकारी मिशन से, प्रोग्राम से, एजुकेशन पूरी हिंदुस्तान में सबको मिले, इसके लिए आपको मालूम है हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट, भैया यहाँ टॉपिक रोकना पड़ेगा, बहुत मजेदार बातें बोल रहा हूँ। तुम्हें फंडामेंटल राइट मालूम है किसी को? अरे अनन्या, सिविल सर्विसेज बताओ अरे फंडामेंटल राइट मालूम है अनन्या? Yes, sir. Yes, sir. फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6. कितने थे? 2. नहीं, पता नहीं। भाई ये चर्चा ना भी समय की लिमिटेशन है, हम अगली क्लास में करेंगे। टॉपिक बड़ा मजेदार है। तो फंडामेंटल राइट 7 थे। अरे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बाय द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 रह गए हैं। तो चर्चा अगली क्लास में यहीं से करेंगे।